बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ब्रेस्ट कैंसर के इम्पोर्टेंट आखिरी कुछ फ़ीचर्स की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जेंडर। मेल्स में सिर्फ 1% चांस है, फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो फीमेल है। एज, जितनी उम्र बढ़ेगी उतना कैंसर का रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। मेनार्की, पहली दफ़ा मेंसेस कब आए, जिसको जितनी जल्दी मेंसेस आए यानी कि उसके हार्मोन्स उतने ही ज़्यादा एक्टिव थे, तो ऐसे बंदे में कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यानी कि 11 से पहले आने वालों का 20% कैंसर का रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 14 के बाद आने वाला जिनका पहला मेंसेस था उनका। और इसी तरह लेट मेनोपॉज, तो इसमें भी लेट मेनोपॉज मतलब देर से मेंसेस रुके हैं, तो ज़्यादा देर तक हार्मोन एक्ट करते रहें, तो उनमें भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है कैंसर का। पहले बच्चे की पैदाइश पे क्या उम्र थी, उसके साथ कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हाइपोथेसिस है कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनल डिफरेंशिएशन कराती है मिल्क प्रोड्यूसिंग ल्यूमिनल सेल्स की। तो इसलिए वो कहता है कि लेस दैन 20 पे जिनकी हुई थी उनका रिस्क आधा होता है एज़ कम्पेयर टू जिनका पहला बच्चा 35 साल की उम्र के बाद हुआ है। पहला रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव आपका हो तो उसके साथ डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एक का होना ही ज़रूरी है, एक से ज़्यादा का हो तो उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया रिस्क फैक्टर है। रेस को डेफिनेटली डिपेंड करता है कि जैसे कि उसने कहा कि BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एस्केंसी ज्यूज़ की पॉपुलेशन में। सही। एस्ट्रोजन का एक्सपोजर, जो पोस्ट मेनोपॉज के बाद हार्मोनल थेरेपी लेती हैं और या एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट लेते हैं, इनमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। लेकिन जो किसी भी वजह से जिनकी ओवरी निकाल दी जाती है, डेफिनेटली उनमें हार्मोन नहीं बनते, तो उनमें ये कैंसर का रिस्क 75% कम हो जाता है। ब्रेस्ट की डेंसिटी, तो जितनी ज़्यादा वो है ब्रेस्ट डेंस होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो रिस्क बढ़ जाएगा। रेडिएशन का जिसमें एक्सपोजर हुआ डेफिनेटली उनमें रिस्क बढ़ जाएगा। जिनमें कोई और जो कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट का कैंसर है या कॉन्ट्रालेटरल एंडोमेट्रियम का कैंसर है, तो उसकी वजह से भी दूसरी साइड की ब्रेस्ट में भी कैंसर होने का चांस बढ़ गया। 4 से 7% रिस्क ज़्यादा है यूएस और यूरोप की पॉपुलेशन में। कैफ़ीन का ऑपोजिट रिस्पॉन्स है, यानी कि कॉफ़ी पिएं और कैंसर से बचें। जो ज़्यादा ओबीस लोग हैं स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज़ल, उनमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो एस्ट्रोजन जो फ़ैट है वो भी एस्ट्रोजन बनाता है, उसकी वजह से भी होगा। लेकिन जो लेस दैन 40 जो फीमेल्स हैं उनमें चूँकि एनोवुलेशन नहीं होती, ओवरी ज़्यादा काम नहीं करती, हार्मोन नहीं बनाती, तो उनमें रिस्क कम हो जाता है। एक्सरसाइज बचाती है, ब्रेस्ट फीडिंग बचाती है। जो एनवायरनमेंट के टॉक्सिन्स हैं वो उल्टा नुकसान करते हैं, स्पेशली ऑर्गेनोक्लोराइड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये भी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट देते हैं ह्यूमन पे। टोबैको का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं निकला, लेकिन ये हमें पता, हमने भी पढ़ा है ना, स्मोकिंग का पेरिडक्टल मास्टाइटिस के साथ ताल्लुक़ है। 1990 तक कहा जाता था कि शायद ब्रेस्ट कैंसर लीडिंग कॉज है डेथ का फीमेल्स में, लेकिन 2020 तक हमें समझ आई कि वो नहीं है। लंग कैंसर लीडिंग कॉज है, सेकंड जो लीडिंग कॉज है डेथ की वो ब्रेस्ट कैंसर है। तो तंबाकू बचाना ही चाहिए, क्योंकि ये ना आप शुरू कर दें उसके बावजूद लंग कैंसर के ज़रिए भी मौत का बायस बन सकता है। ब्रेस्ट ट्यूमर की एक और स्टेजिंग होती है स्काफ ब्लोम रिकट ग्रेडिंग। ये हमारे सर बार बार पूछते थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन, न्यूक्लियर लाइकिंग रेट और माइटोटिक रेट जो है ये मैटर करता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से गूगल करके डिटेल्ड लिख लेनी है। अच्छा, ये रिस्क फैक्टर थे जो इम्पोर्टेंट हैं। दूसरी चीज़ जो इसका इम्पोर्टेंट होती है वो होती है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। तो ये दो किस्म के होते हैं, मेजर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर और माइनर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। मेजर में क्या होगा, जो है इन्वेसिव कार्सिनोमा, ज़ाहिर बात है, जो इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस कर लिया है वो ज़्यादा दवाइयाँ फैलाएगा एज़ कम्पेयर टू जो अपनी जगह पे ही है इन साइटू कार्सिनोमा। दूसरी बात, जिसने दूसरी जगह पे मेटास्टेसाइज हो गया, डिस्टेंस जगह पे चला गया, उनमें रिस्क ज़्यादा हो गया। तीसरा, लिम्फ नोड जिसने इन्वॉल्व कर लिया, स्पेसिफिकली एक्सिलरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है, रॉबिन कहती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका इन्वॉल्वमेंट का। फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है कि हमें लगे कि नोड है पाल्पेबल, लेकिन वो नहीं है। और फॉल्स नेगेटिव कि हमें नोड ना फील हो जब हम पाल्पेट करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वहाँ पे हो, इन्वॉल्वमेंट हो, वहाँ पे जो ट्यूमर सेल्स हैं वो आ गए हों। इसकी कंफर्मेशन कैसे हुई, बायोप्सी पे। जितनी ज़्यादा नोड की इन्वॉल्वमेंट है उतना सर्वाइवल रेट कम हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्यूमर साइज़। लेस देन 1 सेंटीमीटर अगर ट्यूमर का साइज़ है तो सर्वाइवल रेट इतना बढ़ गया। जब 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया तो वो 90 के नीचे कम होकर 77 पे आ गया।
लोकली एडवांस डिजीज़ जो हैं वो भी प्रोग्नोस्टिक फैक्टर जो हैं वो भी इसका प्रोग्नोसिस कम कर देती हैं अगर ये स्किन और स्केलेटल मसल को इन्वॉल्व करे। और इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा जो है वो भी इसका पुअर प्रोग्नोसिस है। माइनर फैक्टर्स क्या हैं कि हिस्टोलॉजिकल सब टाइप क्या है, जैसे अगर ट्यूब जो है डक्टल कार्सिनोमा है, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जिसे एनएसटी कहते हैं, उसका लेस देन 30% सर्वाइवल रेट होता है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग इसको इफ़ेक्ट करती है, जो कि हमने AJCC स्टेजिंग की बात की थी, वो हमने यहाँ पे शुरू में की थी। इसको आप लोगों ने दोबारा से देख लेना है। ठीक है, कि 1 ग्रेड जो है उसमें लेस देन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है। 2 ग्रेड है उसमें 2 से 5 तक है। 3rd ग्रेड में 5 से बड़ा हो गया है। 4th ग्रेड में मेटास्टेसिस आ गई है और वो जितने भी साइड का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस स्टेजिंग के साथ जो रिस्क है वो ये इतना आ जाता है। ये 5 ईयर सर्वाइवल रेट हमने सामने लिखा हुआ है, तो इसका भी एक प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन हो जाएगी साथ में। एस्ट्रोजन जो रिसेप्टर्स हैं वो जितना रिस्पॉन्ड करेंगे, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पॉजिटिव हैं तो वो 80% है कि चांस है कि वो रिस्पॉन्स करेगा कैंसर दवाई को और बंदा ठीक हो जाएगा। और जिसमें दोनों नेगेटिव है उसमें 10% से भी कम चांसेस हैं कि बंदा ठीक हो सकता है। HER2 न्यू की ओवर एक्सप्रेशन है तो अब नुकसान ही है, पुअर प्रोग्नोसिस आ जाता है। लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए ट्रांसटुज़ुमाब और लेपाटिनिब जो है हमारी मेन ट्रीटमेंट होती है। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड वेसल सिस्टम में आ गया पुअर प्रोग्नोसिस। अगर वो प्रोलिफरेशन यानी तेज़ी से बढ़ रहा है, इवन आप कीमोथेरापी वगैरह भी दे रहे हैं तो पुअर प्रोग्नोसिस। अगर उसका DNA के अंदर जो एनोप्लॉडी आ गई है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। अगर उसकी जीन एक्सप्रेशन ख़राब हो गई है तो फिर हम इसको कैसे चेक करते हैं, फॉर्मालिन बेस में हम चेक करते हैं, तो उससे भी सारा मसला ख़त्म हो गया। मतलब अब पुअर है प्रोग्नोसिस है अगर जीन एक्सप्रेशन में बुरा रिस्पॉन्स आया तो। और न्यू एडजुवेंट थेरापी से किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, ये अगर उसको रिस्पॉन्ड करता है तो ये गुड फैक्टर है। अब यहाँ पे देख लो ये इस फिगर में कि जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, इसकी फिगर देखो, ये न्यूक्लियस पे ज़्यादा एक्ट करते हैं। तो इसमें जो सेल है वो न्यूक्लियस ज़्यादा और प्रोमिनेंट होगा, वो ब्राउन होगा। और जबकि जो HER2 न्यूक्लियस वाले हैं जो उनको रिस्पॉन्स करते हैं, ये ब्राउनिंग सारी सरफेस पे आएगी सेल्स की, तो ये उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा। फाइनल 2 पॉइंट्स के हेरिडिटरी जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ये BRCA1 BRCA2 के साथ एसोसिएटेड होता है। BRCA2 मोर ER पॉजिटिव होता है लेकिन पुअरली डिफ्रेंशिएटेड है। BRCA1 जो है ये ट्रिपल नेगेटिव है, बेजल लाइक होते हैं, यानी कि इनका भी बहुत गंदा रिस्पॉन्स होता है। अब इसमें क्या है कि BRCA1 BRCA2 मेजर हैं और BRCA1 क्या है, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के साथ, और ब्रेस्ट में भी मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है और ओवेरियन में क्लासिकल सीरस कार्सिनोमा के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है। और BRCA2 जो मेल्स का ब्रेस्ट है जिसमें स्पेशली ओवरीज का है उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। BRCA2 इज़ एसोसिएटेड विद मेल कैंसर। सही, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, दोनों साइड से जो है ब्रेस्ट निकाल दो या ओवरी निकाल दो, तो इन दोनों में सर्विलेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका स्मॉल रिस्क क्या है कि अगर आपने एक्जिला में या दूसरी जगह पे वो चला गया और उसको सही तरह नहीं निकाला तो फिर भी रिस्क बढ़ जाता है। फाइनली नील ब्रेस्ट कैंसर क्या होगा कि इसके रिस्क फैक्टर्स देख लो, वही 1st डिग्री रिलेटिव, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी है, ओबीज़ है, उम्र बहुत ज़्यादा है, एस्ट्रोजन बाहर से किसी फॉर्म में लेता है, रेडिएशंस में रहता है, वेस्टर्न एरियाज़ में रहता है, या ER पॉजिटिविटी जो है मेल में ज़्यादा होती है। इन सब केसेस में, इन सब रिस्क फैक्टर में मेल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब एरियोलर मास यानी निप्पल के एरिया में एक हार्ड सा फीलिंग महसूस होती है। डिस्चार्ज भी पैदा हो सकता है। इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा वाले फीचर आते हैं। ये BRCA2 म्यूटेशन और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। ट्रीटमेंट इसकी भी क्या है, मेस्टेक्टमी कर दो और जो लिम्फ नोड एक्सिलरी नोड है जो इन्वॉल्व हुआ है उसको डायसेक्ट कर दो। फाइनली गायनेकोमेस्टिया यानी कि जो है मेल ब्रेस्ट वो ज़रा बड़ी हुई होती है, उसकी इनलार्जमेंट होती है। सही, इसकी क्या है, इम्बैलेंस आ जा गया है एस्ट्रोजन और हार्मोन जो एंड्रोजन है उनके दरमियान, उसकी वजह से इस किस्म की अपीयरेंस आती है। और इसकी भी ये रेली टेस्टिकुलर या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के साथ इसका एसोसिएशन है।
और ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है कंपेयर टू मेल ब्रेस्ट कैंसर, और ना ही कोई इतना ज़्यादा इसकी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। बस ये चीज़ें अपने साथ में नोट कर लें, इनको याद कर लें। हेरिडिटरी में एक चीज़ ये बच गई है हमारी कि अगर BRCA1 BRCA2 के अलावा P53 जो है वो लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, CHEK2 लीव फ्रॉम एनी वेरिएंट के साथ एसोसिएटेड है, P10 काउडन सिंड्रोम, LKB1 पोर्ट्स जैगर सिंड्रोम और ATM एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसियास के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट टिश्यू ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो।